7 साल की सजा क्यों? नरगिस मोहम्मदी की खूबसूरती को देखकर एक ख्याल आता है कि क्या इतनी खूबसूरत महिला सलाखों के पीछे रहने के लिए बनी है? लेकिन खूबसूरती अपनी जगह और संघर्ष का रास्ता अपनी जगह होता है। लेकिन फिर भी यह बात तब तक ही अच्छी लगती है जब तक कि आप पूरी बात ना जानते हैं। ईरान की भौगोलिक बनावट ही कुछ इस तरह की है कि यहाँ की महिलाएं बेहद खूबसूरत होती हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार की हद भी पार की जाती है। जब आप किसी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो किसी के आंखों की किरकिरी भी बनते हैं। नरगिस अपने ही सरकार के आंखों की किरकिरी बनी है। ईरान में 99% मुस्लिम आबादी है। यह मुसलमान देश है। नरगिस मोहम्मदी वह महिला है जो अपराध क्षेत्र से नहीं आती है, जिस वजह से उन्हें सलाखों के पीछे पिछले कई दशकों से रखा गया है और आगे के 7 साल के लिए फिर से सजा सुनाई गई है। ये वे महिला है जो एक तरफ सलाखों के पीछे है और दूसरी तरफ शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो रही हैं। पूरा विश्व जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी कह रहा है, बजाय ईरान के। उनके सम्मान को उनके बच्चे ले रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार ने उनको सलाखों के पीछे डाल दिया है। कौन है नरगिस मोहम्मदी? किस लिए उन्हें सजा दी जा रही है? किस लिए उन्हें सलाखों के पीछे रहते हुए नोबेल पुरस्कार मिला और फिर से क्यों उन्हें 7 साल की सजा दी जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले कई सवाल ज़हन में आते हैं। क्या कोई सरकार ऐसी भी हो सकती है जिस देश को उन पर गौरवान्वित होना चाहिए? नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए वे भी जीतने वाली वे दूसरी ईरानी शख्सियत है। उन्हें इतनी कठोर सजा आखिर क्यों? लेकिन उनको नोबेल मिलने की जो मूल वजह है वह ईरान की कानून और क्रूरता ही है। नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी और सरकार के बीच आखिर तल्खियां किस बात की है? यह तल्खियों की शुरुआत होती है नरगिस के गतिविधियों से, जिसे सरकार ने तो दोषी ठहराया, लेकिन खुद वे इसे बदले की भावना से प्रेरित बताती है। मुख्य रूप से नरगिस मोहम्मदी को 2023 में जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला वह ईरान में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ उनके सक्रिय कार्यों और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। 2022 ईरान के लिए वह साल था जब महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन सड़क पर आकर किए थे। दरअसल 22 साल की महसा अमीनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक उसे दिल की बीमारी थी, इसलिए मर गई, जबकि उनके करीबी लोगों के मुताबिक उन्हें टॉर्चर किया गया। वे अस्पताल में भर्ती हुई, वे कोमा में गई और मौत हो गया। यह हिरासत और उत्पीड़न के पीछे ईरान का यह नियम है। जब इस्लामिक क्रांति हुई थी, यह इस्लामिक क्रांति महिलाओं के लिए एक तरह का दफन का रास्ता है। साल 1979 में यह अनिवार्य किया गया कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर ढीले कपड़े पहनने होंगे और हिजाब रखना होगा। इसकी चेकिंग भी की जाती है। इसमें लापरवाही होने पर जुर्माना, सजा और बेट से पीटा जाता है। इसके अतिरिक्त भी कई नियम और भी थे, लेकिन यहाँ इतना ही। उनके खिलाफ में पूरा ईरान सड़क पर आ गया था। लेकिन यह पहला मामला नहीं था, बल्कि ईरान में हर साल 400 से अधिक महिलाओं को उनके परिवारों के लोगों के द्वारा ही मार दिया जाता है। इज्जत का हवाला देकर ये तो वह रिपोर्ट है जो सामने आए। कई मामले तो सामने आते ही नहीं। यह सामने इसलिए आए कि क्रूरता से सार्वजनिक तौर पर इसे अंजाम दिया गया। महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने वाली नरगिस मोहम्मदी को ईरान की सरकार ने कई मामलों में जेल में डाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध सभा और साजिश रचने के आरोप में 6 साल की सजा, सरकार के विरुद्ध प्रचार करने के आरोप में 1.5 साल की सजा, सुदूर शहर खुश्क में 2 साल का आंतरिक निर्वासन, भविष्य में रिहाई होने पर 2 साल का यात्रा प्रतिबंध। यह नई सजा उनकी पहले से चल रही लगभग 14 साल की सजा में जुड़ जाती है। 53 साल की नरगिस मोहम्मदी एक जानी मानी ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है।
जो ईरान में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और राजनीतिक दमन के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जानी जाती हैं। नरगिस एक इंजीनियर और लेखिका के साथ साथ मानवाधिकार रक्षा केंद्र के उपाध्यक्ष भी हैं। नरगिस मोहम्मदी ईरान में मृत्यु दंड को समाप्त करने और अनिवार्य हिजाब कानून का विरोध करती रही हैं। उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया गया है और 5 बार दोषी ठहराया गया है। हालांकि जेल से भी वह महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख आवाज रही हैं। कैदियों के बीच विरोध प्रदर्शन आयोजित करती रही हैं। मिस मोहम्मदी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है व्हाइट टॉर्चर इंटरव्यूज विद ईरानी वुमेन प्रिजनर्स, जिसमें उन्होंने और 12 दूसरे कैदियों के अकेलेपन के अनुभवों को डॉक्यूमेंट किया है। उन्होंने लिखा, मैं एक बार फिर ऐलान करती हूँ कि यह एक क्रूर और अमानवीय सजा है। जब तक इसे खत्म नहीं किया जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगी। 22 साल की महसा अमीनी की कस्टडी में मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में 69 बच्चों समेत 500 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए। मिस मोहम्मदी ने अपने लेटर में कहा कि हाल के प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार की गई कुछ महिलाओं को एविन जेल के महिला वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया था। इससे उन्हें उनके साथ हुए बुरे बर्ताव की चौंकाने वाली बातें सुनने को मौका मिला। जेल ले जा रही गाड़ी में हाथ पैर सिर के ऊपर हुक से बांधने के बाद सिक्योरिटी अधिकारियों ने उनका यौन उत्पीड़न किया। सड़क पर गिरफ्तार की गई एक और महिला को 2 सिक्योरिटी ऑफिसर, एक आगे और एक पीछे मोटरसाइकिल पर ले गए और बार बार मारपीट की। इस प्रदर्शन में एक ही नारा था, महिला, जिंदगी और आज़ादी। लोगों के नारे लगाने से पहले ही पुलिस गोली चलाना शुरू कर देती है। ये औरतें ईरान के समाज में महिलाओं के साथ होने वाले हर तरह के भेदभाव का सामना कर रही थीं। इस प्रदर्शन में जहां महिलाएं कफन बांधकर सड़क पर उतरी थीं, तो वहीं प्रशासन के द्वारा क्रूरता की भी हद पार की जा रही थी। नरगिस को अब जो सजा 7 साल के लिए दी गई है वह इस आरोप के तहत कि नरगिस ने देश के खिलाफ में साजिश रचा है, प्रोपेगेंडा फैलाया है। उनके पति और बच्चे देश से बाहर रहते हैं। ईरान वह देश है जहां दुनिया में सबसे अधिक फांसी की सजा दी जाती है। 2022 के एक रिपोर्ट से यह दुनिया में पत्रकारों को जेल में डालने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। ईरान के समाज की बात करें तो ईरान के लोग निजता को बेहद महत्व देते हैं और आमतौर पर पारिवारिक मामले घर के भीतर ही रहते हैं। इसी वजह से घरेलू हिंसा किसी महामारी की तरफ फैल गई है और महिलाओं को अपने पति के लिए समर्पित रहने, खामोश रहने और सब्र करने के लिए कहा जाता है। मरियम बार बार की पिटाई के बाद अस्पताल के बिस्तर तक पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने अपने पति को छोड़ने का फैसला किया। अस्पताल में मरियम बेहोश थी। चोटों की वजह से वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रही थी। आधी बेहोशी की हालत में वो खुद से पूछ रही थी कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। कई सप्ताह बाद जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्होंने तलाक की अर्जी दे दी। उनके परिजनों ने इस कदम में उनका साथ दिया। ईरान में आमतौर पर लड़कियों को ऐसी स्थिति में अपने परिजनों का साथ नहीं मिलता है। लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साल 2013 में ईरान पर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश की महिलाएं कानून की नज़र में भेदभाव का सामना करती हैं। वो शादी और तलाक, पारिवारिक संपत्ति पर हक, बच्चों पर हक, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में भी भेदभाव झेलती हैं। अब शुरू से नरगिस मोहम्मदी के बारे में आपको बताएं तो नरगिस ने यह रास्ता कोई मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से चुना। नरगिस का जन्म 1972 में होता है और इस्लामिक कानून 1979 में लागू होती है। नरगिस के पिता किसान थे मगर ननिहाल सियासी था। इस्लामिक क्रांति के दौरान नरगिस के मामा और 2 भाइयों को भी गिरफ्तार किया गया था। नरगिस एक जहीन दिमाग लड़की थी। स्कूली पढ़ाई के बाद यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर फिजिक्स में दाखिला मिलना तब किसी लड़की के लिए इतराने की बात थी। मगर पढ़ाई के साथ साथ नरगिस को यह एहसास हुआ कि जब दुनिया भर में महिलाओं को उनके अधिकार सौंपे जा रहे हैं तब हमारे यहाँ उनका दमन क्यों हो रहा है। नरगिस ने उस समय अखबारों के माध्यम से औरतों के हक में लिखना शुरू किया। वह अपने लेखों में इस तरह के कई सवाल उठाती कि औरतों के साथ ये ज्यादती क्यों। औरतें अपना दुपट्टा संभालना जानती हैं, अपनी जिम्मेदारी वे खुद उठा सकती
सकती हैं। नरगिस को कई तरह से आगाह किया गया कि वह दुश्वारी मोल ले रही है। उन्हें तरह तरह की धमकियां मिलने लगी, पर वह अपने विचारों और लेखनी के माध्यम से अडिग रही। उनके पास एक नायाब डिग्री थी। वह चाहती तो एक पेशेवर इंजीनियर के तौर पर दुनिया के किसी अन्य देश में एक सुकून जिंदगी जी सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह उन ईरानी महिलाओं के साथ धोखा होता जो पूरी औरत जमात के लिए कोड़े खा रही थी। उन्होंने ईरान में महिलाओं के दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने ईरान में मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया और सभी के लिए स्वतंत्रता का समर्थन किया। उसी समय इन्हीं सब गतिविधियों के दौरान 1995 में नरगिस की मुलाकात तागी रहमानी से हुई। तागी रहमानी भी महिलाओं के हक की बात कर रहे थे। तागी का साथ मिला तो इरादे फौलादी हो गए। नरगिस डिग्री लेकर तेहरान आ गई थी। इंजीनियरिंग के साथ साथ उनका लेखन एवं जन जागरूकता का काम चलता रहा। साल 1999 में दोनों ने आपसी सहमति से निकाह कर लिया, मगर निकाह के कुछ ही माह बीते होंगे तागी रहमानी को सरकार की निंदा करने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर ऐसे मुकदमे लगा दिए गए जिनके कारण उनको कई साल की सजा हो गई। इसके बाद नरगिस जुड़वा बच्चों की मां बनी, एक बेटे और एक बेटी, मगर वह सरकार के आगे तब भी नहीं झुकी, बल्कि साल 2003 में वह डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर से जुड़ गई। यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसे शिरीन एबादी ने बनाया था। शिरीन को भी साल 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। इस संगठन के तहत उन्होंने खास तौर पर ऐसे लोगों के परिजनों की काफ़ी मदद की जिनके अपने सरकारी जुर्म के शिकार हुए थे और उनका कोई मदद करने वाला नहीं था। नरगिस की इस सेवा से शासन के लोग इतने परेशान हुए कि उन्होंने उनके नियोक्ता पर दबाव डालकर उन्हें नौकरी से निकलवा दिया, मगर उनके अंदर साहस इतना मजबूत था कि उनका अभियान तब भी नहीं रुका। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और रिहा किया गया, पर जुलाई 2011 में जब गिरफ्तार किया गया तो वर्षों की सजा सुनाई गई। उनके गिरफ्तारी और सजा की तिथियां इतनी बेतरतीब हैं कि शायद उन्हें भी अब याद न हो कि कब किस आरोप में उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया और कब जमानत दी गई। उन्हें अब तक 13 बार अरेस्ट किया जा चुका है। यही नहीं, 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है। नरगिस ने 31 साल जेल में बिताए हैं। 14 वर्षों की सजा काटकर जब पति 2011 में जेल से बाहर निकले तो एक बार फिर उन पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार दोनों बच्चों की खातिर तागी रहमानी ने ईरान छोड़ दिया। 2015 से बच्चे भी उनके साथ ही पेरिस आ गए, मगर नरगिस ईरान में ही मौजूद रहीं। जेल में रहते हुए उन्होंने वहां की महिला कैदियों की दर्दनाक हालत की जैसी रिपोर्ट भेजी, उसने ईरान सरकार के सारे झूठ को बेनकाब कर दिया। नरगिस को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उनके जिस्म पर अब तक 154 कोड़े बरसाए जा चुके हैं। 30 से भी ज़्यादा वर्षों की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, मगर नरगिस एक वीरांगना है। सलाखों के पीछे से वह किताबें, डायरी और रिपोर्टाज लिखती रही हैं और अपनी पुरजोर लेखनी के द्वारा लोगों में जागरूकता फैला रही हैं।